बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और हस्ब साबिक हम पहले पिछला टेस्ट चेक करेंगे और उसके बाद आज लेसन नंबर 2 शॉर्ट स्टोरी नंबर 2 का खुलासा देखेंगे और अगर वक्त बचा तो फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट फर्स्ट। ये वो टेस्ट है जिस पे लिखा हुआ है टेस्ट ऑन लेक्चर नंबर 5 टू बी डिस्कस्ड विद लेक्चर नंबर 7 और ये बुक 1 के चैप्टर नंबर 1 के पेज 6 और 7 पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले MCQs हैं 3, वो देखिए। नंबर 1, फ्रॉम वेयर डिड अ कॉल कम टू नारमा। नारमा को कॉल कहाँ से आई थी? तीसरे दिन शाम को जब वो किचन में काम कर रही थी तो हॉस्पिटल से आई थी। तो अल्फा पहले का आंसर क्या हुआ? ए। नंबर 2, फॉर हाउ मच मनी वाज आर्थर्स लाइफ इंश्योर्ड। आर्थर की ज़िंदगी कितनी रकम के इव्स बीमा हुई थी? तो इसका भी अल्फा $25,000। 3, वे डिड नार्मा स्ट्राइक द बटन यूनिट। आखिर पर इस्तराब के आलम में उसने कहाँ वो बटन वाले आले को कहाँ मारा था? तो इसका डेल्टा, ऑन द सिंक एज। अब आ जाइए नीचे वोकेबलरी। फ्यूरर, इसकी स्पेलिंग में आखिरी ई हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है और इसका आंसर होगा क्रेज, अपसेट होना, हंगामा, एक्साइटमेंट। बीटा, पागलपन, जुनून, फस। 5, स्टैक। स्टैक का माना ढेर होता है, तो ढेर लगाना। तो ये है चार्ली और पाइल। कंटेम्पचुअस, कंटेम्प्ट पहले आ चुका, नफ़रत को कहते हैं। कंटेम्प्टिबल, काबिल नफ़रत। कंटेम्पचुअस, नफ़रत अंगेज, नफ़रत भरा। तो हकारत आमेज, इसका बीटा हेटफुल। 7 पे रिडिकुलस, मज़ह का खेज, इलॉजिकल, अनरीजनेबल, गैर माकूल। तो इसका हो गया चार्ली। 8 पे मीनिंगलेस, मीनिंगलेस बटन। तो बेकार, फजूल। तो इसका अल्फा और वर्थलेस। इंडेमनिटी, ये जो 25,000 की इंश्योरेंस पॉलिसी थी जो इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ इट वाज टू बी डबल्ड। तो इंडेमनिटी का माना तलाफी, नुकसान पूरा करना। अमेंड्स या कंपनसेशन, तो इसका हो गया बीटा। वर्ल्ड, घूमना, वर्ल्ड घूमी, बीटा टर्न राउंड। 11, स्टम्बलिंग, लड़खड़ाना, डगमगाना। मैंने बताया था पढ़ाते वक्त, तो इसका माना ठोकर लगना भी है, लेकिन यहाँ चार्ली और स्टैगरिंग, लड़खड़ाना। स्मैश, तबाह होना, मारना, टकराना। तो यहाँ स्मैश का ब्रेक, बीटा, तोड़ना। शोव, धकेलना, पुश। तो यहाँ कौन सा हुआ? डेल्टा, पुश्ड। 14 पे आ जाए, वर्कड अप। तो वर्कड अप, अपसेट, चार्ली, परेशान हो जाना। अब्रप्टली, अचानक, सडनली। तो ये भी चार्ली। अब हम आते हैं अपनी बुक के लेसन नंबर 2 पे। उसका टाइटल है क्लियरिंग इन द स्काई। जेस स्टुअर्ट राइटर का नाम है। क्लियरिंग बच्चों यहाँ नाउन है और इसका माना है साफ किया हुआ ज़मीन का टुकड़ा, साफ किया हुआ कताए एराजी। इन द स्काई फिगरेटिवली यूज़ हुआ है, बामुहावरा यूज़ हुआ है। वैसे भी इन द स्काई का माना आसमान पर होता है। अगर आपने कहना हो कि आसमान पर सितारे चमक रहे हैं तो कैसा होगा भला तर्जमा? स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। तो यहाँ पूरी फ्रेज का क्या माना होगा? क्लियरिंग इन द स्काई, आसमान की बुलंदी पर ज़मीन का साफ किया हुआ एक टुकड़ा, यानी इंतहाई बुलंदी पर जाके एक टुकड़ा साफ किया हुआ है। इसका जिक्र आगे आएगा और यही फ्रेज कहानी में जाकर इस्तेमाल भी हुई है। तो मुख्तसर बच्चों में इस कहानी का तारुफ करवा देता हूँ। जेस स्टुअर्ट राइटर हैं और इस कहानी के कैरेक्टर भी हैं। कहानी के 2 किरदार हैं, एक खुद यही जेस और दूसरा उसका वालिद।
दरअसल वो अपने वालिद का कैरेक्टर स्केच बयान कर रहा है इसमें। तो इसके वालिद की उम्र 70 साल से ज़्यादा है। तो ये एक टिपिकल बाबा जी हैं। इन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत और मशक्क़त से गुजारी है। दरअसल मेहनत इनकी खुराक बन चुकी हुई है, नंबर 1। नंबर 2, पहाड़ी इलाके में इन्होंने काश्तकारी की और अब इनसे मेहनत किए बगैर रहा ही नहीं जाता। और ये कोई अनोखी बात नहीं है। आप अपने अगर बुज़ुर्गों को देखें तो इंतहाई मेहनती वाक़या हुए हैं। आखिरी उम्र में भी वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, वो बेकार बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत में गुजारी हुई होती है। तो यहाँ भी जैस के वालिद साहब अपना ज़मीन का एक साफ़ किया हुआ टुकड़ा दिखाने के लिए उसको आसमान की बुलंदी पर लेके जाते हैं। ये उन्होंने सीक्रेटली काश्त किया हुआ है। मुख्तसरन बताता हूँ कि ये बुज़ुर्ग 40 साल पहले भी, शादी से पहले भी बीमार थे और डॉक्टरों ने इन्हें रोका था मेहनत करने से, लेकिन ये बाज नहीं आए और इन्होंने मेहनत करना जारी रखी। आज जिसका घर उससे अलग है वो आया है मिलने के लिए। इंतहाई गर्मी है, अप्रैल का महीना है और अमेरिकन स्टोरी है। वहाँ अप्रैल में, आजकल अप्रैल है, ठीक ठाक गर्मी है, गंदम की कटाई हो रही है। तो वो पैदल चल के आया है आधा मील पहाड़ी की चढ़ाई चढ़कर, और वो अपनी अम्मा के लिए बर्तनों की एक टोकरी भी उठा के लाया है, इसलिए उसको पसीना भी आ रहा है और दर्जा हरारत भी 97 डिग्री फ़ारेनहाइट है, साए में भी। तो वो आता ही है, तो आते ही वो उसके वालिद साहब उसको कहते हैं कि जैस आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो तुमने पहले कभी नहीं देखी हुई होगी। और वो उसको पहाड़ी पर ले जाने लगा है। अब ये जाना नहीं चाहता, ये उससे कहता है कि अब्बा जी गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपको नहीं जाना चाहिए। तो लेकिन उन्होंने कहाँ बात माननी थी, चूँकि इन्हें पता था कि जब वो फ़ैसला कर लेते हैं तो अपनी बात पूरी करके छोड़ते हैं। तो इस बुज़ुर्ग की, इस बूढ़े आदमी की दो बड़ी ज़बरदस्त खूबियाँ हैं। एक तो यही डिटर्मिनेशन, परसीवियरेंस, कि वो जो फ़ैसला करते हैं उस पर अमल करके ही छोड़ते हैं। और कहानी का सबक भी हमें यही मिलता है कि मुसलसल मेहनत जो है, कांस्टेंट स्ट्रगल जो है, उसी में अजमत होती है कि वर्क इज़ वर्शिप। और दूसरा कि आप मुस्तकिल मिजाजी से काम करते रहें तो कामयाबी आखिरकार अचीव कर ही लेते हैं और रुकावटें सारी साथ छोड़ देती हैं। बहरहाल ये चल पड़े, चूँकि ये रुकना तो था नहीं, बाबा जी ने चलते जा रहे हैं। तो जाते जाते अचानक एक जगह रुकते हैं। अब मैं मुख्तसर करूँगा। अचानक रुक के वो फसल में से 2-4 तिनके एक जगह काटते हैं और सूरज की तरफ करके देखते हैं। तो कहता है, बाबा जी कहते हैं, क्या आपने इससे ज़्यादा अच्छी घास कहीं देखी है? दरअसल वो शेख ही बिगाड़ना चाहते हैं कि देखें मेरी ज़मीन की फसल कितनी अच्छी है। तो ये बच्चों, जिसका काम हो उसको अपनी चीज़ों से बड़ा प्यार होता है। देखें, एक गधा रेडी वाला अपने गधे की बड़ी तारीफ़ें किए जा रहा होगा। आपने जितना कुछ अचीव किया हो उसकी आप तारीफ़ चाहते हैं। अगर आपने कोई पोएम लिखी हो उसकी कोई तारीफ़ करे, अगर तस्वीर बनाई है तो उसकी तारीफ़ करे। जो भी काम आपने किया है तो आप चाहते हैं कि मुझे एडमायर भी किया जाए। तो वाकई वो घास तो बहुत ही खूबसूरत थी और काले रंग की थी, वैसी घास तो कहीं भी नहीं। तो अब वो चाहते हैं कि मुझे दाद मिले। वो बताते हैं कि मैं इन पहाड़ियों से मुझे इश्क है। और वो जैस को भी याद दिलाते हैं, क्योंकि जैस भी बचपन में अपने वालिदैन के साथ ऊपर पहाड़ों पे काम करने आया करता था कि ये बड़ी मुश्किल से मैंने पहाड़ियों को साफ़ किया है और फिर यहाँ फसल काश्त की है। और जब मैंने शुरू में यहाँ ज़मीन ख़रीदी थी तो इर्द गिर्द के लोग सारे कह रहे थे कि अगर ये शख्स यहीं रहेगा तो अपने आप को भी और अपने पूरे के पूरे ख़ानदान को भी मरवा लेगा। लेकिन उसने 30 साल में वो काम कर ही दिखाया और आज ये इतनी अच्छी फसल पैदा कर रही है। तो इस पर जैस वालिद साहब से कहता है कि क्या अब्बा जी आप मुझे ये घास दिखाने के लिए इतनी बुलंदी पे लाए हैं? तो वो फिर फ़ौरन चल पड़ते हैं और दूसरी उमूदी चट्टान पर उन्होंने चढ़ना शुरू कर दिया। अब ये चट्टानों का तज़किरा आ रहा है, फितरत के बड़े खूबसूरत मनाज़र हैं। पहाड़ी इलाका है, सनोबर के दरख्त उगे हुए हैं जो बड़े लंबे लंबे हो जाते हैं, गोल, और उनका शानदार सीधा तना होता है और ऊपर जाकर एक छतरी सी बनी हुई होती है, तो उस पर वो चलने लगते हैं। तो रास्ते में उनकी वो अपनी यादें शेयर कर रहा है कि कहता है कि मुझे ये देखो, इनसे पहाड़ियों से बहुत प्यार है।
और इतने में एक ना गिलहरी गुजर जाती है उनके सामने से। तो वो कहता जैस देखा तुमने? कहता हाँ हाँ देखा मैंने। तो कहता कि इस गिलहरी को देखकर मुझे बहुत कुछ याद आ जाता है, यानी ये चीज़ें मुझे माजी में ले जाती हैं, लेकिन जो कुछ मैं तुझे दिखाने ले जा रहा हूँ ना ऊपर, उसको देखकर तुम्हें इससे भी बहुत ज़्यादा याद आएगा। तो जैस फिर हल्का सा एहतजाज करता है कि अब्बा जी हमारी ज़मीनें नीचे इतनी अच्छी हुई हुई हैं, तो आप इतने ऊपर क्यों चढ़े हो? तो वो आगे से वो कहता है कि जी हाँ वो तो है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है इसका कि मैं ऊपर क्यों चढ़ा हूँ, तो देखो बच्चे, ये ऊपर एक टुकड़ा रह गया था जो जवानी में काश्त नहीं हो सका था, और इस नई निकोर ज़मीन में उगने वाली जो सब्ज़ियाँ होती हैं उनका टेस्ट ही अलग होता है। तो मैं चाहता था कि मैं ये सारे का सारा ये जो टुकड़ा रह गया उसको भी काश्त करूं, और वो नई निकोर ज़मीन में उगने वाली सब्ज़ियों का एक बार फिर मज़ा चखूं। ऊपर जब जाते हैं, आखिरकार वो जहाँ ले जाना चाहता था बाबा, तो पहाड़ी की चोटी पर चले गए। तो वहाँ जैस देखकर बड़ा हैरान हुआ कि 3/4 एकड़ के करीब एक रकबा है, ज़मीन है, और 3/4 एकड़ काफ़ी ज़्यादा जगह होती है। आप लोगों का जो 1 कनाल का घर है काफ़ी बड़ा होता है, तो 6 कनाल बनते हैं। तो उसमें उसने बाबा जी ने फसल काश्त की हुई थी, कुछ टमाटर हैं, आलू हैं, और वो कचालू हैं, रतालू कह लें, शकरकंदियाँ ये की हुई हैं। तो इसने कहा कि देखें हमारी ज़मीनों पे नीचे आप ये काम कर लेते। तो इसका जवाब उसने वही दिया कि यहाँ की तो मिट्टी भी बड़ी खुशबूदार है, बल्कि उसने दोनों हाथों में दुआ पढ़ने के अंदाज में नहीं, जैसे जिसको हम जैसे बचपन में पानी बुक भर के पीते थे, तो मट्टी उठाकर सूंघता है और सूंघता चला जाता है, और कहता देखो किस तरह इसकी ताज़ा हवा जैसी खुशबू है। फिर अपनी उंगलियों से वो नीचे उस मिट्टी को गिरा देता है, जैसे बच्चे रेत में खेला करते हैं। तो ये उसका अपनी मिट्टी से प्यार, ज़मींदारी से प्यार, नेचर से मोहब्बत का भी इजहार हो रहा है। तो वो टमाटरों का जिक्र हुआ, आलूओं का जिक्र हुआ, तो कहता पक लेने दो, ज़िंदगी में तुमने इससे अच्छे टमाटर कभी नहीं देखे होंगे। इस पर वो एक ओख का दरख्त है, उसका कटा हुआ तना है, मुड सा, उस पर बैठ जाता है, साथ ही ये भी बैठ जाता है और माजी की यादें दोहराने लगते हैं। तो ये उससे पूछता है कि आपने ये काम किया क्यों? तो वालिद बताता है कि ज़िंदगी में 20 बार मुझे डॉक्टरों ने ये बताया कि मैं घर जाऊँ, आराम करूँ, चूँकि मैं बीमार हूँ, और जो ज़िंदगी के चंद दिन बचे हैं वो अपने बाल बच्चों के साथ गुजारूँ। और साथ ही बड़े दिलचस्प अंदाज में आंख मार के इसको कहता है कि देखो, अगर इफ़ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, कि अगर डॉक्टर हक पर थे तो मैंने मौत को कई बार धोखा दिया हुआ है। तो वो मौत को धोखा देने से मुराद ये कि डॉक्टर्स की बात जो उन्होंने प्रिडिक्शन की थी वो तो सही नहीं हुई। मैं तो ज़िंदा रहा हूँ, जबकि उन्होंने मुझे 40 साल पहले भी कहा था कि तुम टैक्सी लेके घर जाओ, पैदल मत जाओ। तो फिर वो बताता है कि देखो मेरे बेटे जैस, मैं उम्र के उस हिस्से को पहुंच गया हूं, यानी 70 साल से ऊपर, और ईसाइयों की मुक़द्दस किताब में आम इंसान की ज़िंदगी 70 साल ही बताई गई है। तो कहते हैं इसके बाद जो ज़िंदगी है वो बोनस होती है। तो ये बातें सारी तुम तब समझोगे, तुम खुद जब 70 साल के हो जाओगे। तो इस उम्र में बंदा वापस अपने माजी में जाना चाहता है, बचपन की यादें वो रिवाइव करना चाहता है, उन जगहों पे जाना चाहता है जहाँ उसने बचपन जवानी गुजारी होती है, उन लोगों से मिलना चाहता है जो बचपन के साथी होते हैं। तो बच्चों, मैं आपसे मुखातब हूँ कि ज़िंदगी ना एक उर्दू के 8 के हिस्से की तरह होती है, यानी स्टार्ट हुई, ग्राफ ज़िंदगी का ऊपर को गया, फिर जो बचपन से जवानी आ गई, जवानी में आपने प्रोफेशन अडाप्ट किया, पढ़ा लिखा, दौलत कमाई, बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, जो जो करना था, फिर ज़िंदगी का सूरज नीचे को ढलने लग गया। अब जब आप मसरूफ़ होते हैं, जोबन पे होते हैं, उरूज में होते हैं, तो हम बस अब अपनी कामयाबियों पर ही निगाह होती है, बाकी सब कुछ भूल रहे होते हैं। लेकिन जब बूढ़ा हो जाता है बंदा, चलने फिरने के भी काबिल नहीं रहता, तो फिर एक बार वो माजी याद आने लगता है। तो यही हिसाब इस बुज़ुर्ग का है। तो अब वो बताता है उधर पहाड़ी पे खड़े खड़े कि देखो वो नीचे वादी की तरफ देखो कि ये ज़मीन तुम्हारी माँ ने और मैंने इकट्ठे इसको हमवार किया,
बनाया। और तुम्हारी अम्मा की उम्र उस वक्त 19 साल की थी और मेरी उम्र 22 साल की थी जब यहाँ हम आते थे, और हमने जड़ी बूटियाँ साफ़ की, दरख्त काटे। ज़मीन उस वक्त नेचुरल थी। नेचुरल ज़मीन में जो भी फसलें उगती हैं वो बड़ी अच्छी होती हैं। तो कहता है हमने वो सब सारे काम किए, और वो शेखी बघारने के अंदाज में बता रहा है कि हमने इतना ज़्यादा अनाज वहाँ पैदा किया था। तो इस उम्र के बावजूद, यानी इतनी उम्र के बावजूद अब दोबारा बाबा जी वहाँ चढ़ के आए हैं। यहाँ आने से हुआ क्या है कि वो अपने माजी में चला गया। वो सब कुछ जवानी याद आ गई, मेहनत के दिन याद आ गए, जो यहाँ 30 साल गुजारे हैं वो याद आ गए। तो फिर उसने पूछा कि ये रास्ते तो बहुत सारे ऊपर आते थे, तो आपने सीधा रास्ता क्यों लिया? कई सारे रास्ते थे पहाड़ी पे चढ़ने के लिए, पहाड़ी इलाकों में ऐसे होते हैं। तो इसका बड़ा दिलचस्प जवाब दिया उसने ये कहा कि अब तो मैं सीधा रास्ता इसलिए लेके आया हूँ, इसका उसने सीक्रेट रखा था। सवाल उसने बहुत पहले पूछा था, तो इसने कहा था कि सारे रास्ते एक ही जगह पे जाते हैं। लेकिन अब वो बता रहा है कि पिछले मौसम बहार के आगाज़ में डॉक्टरों ने मुझे ज़िंदा रहने के लिए 1 हफ्ता भी नहीं दिया था और कहा था कि तुमने मार जाना है। लेकिन मैं तो नहीं रह सकता था, निचल्ला बैठ नहीं सकता था। मैंने डॉक्टरों की बात की परवाह किए बगैर मैं फिर भी पहाड़ी पर चढ़ा, और मैं तो टीचर कह रहा हूँ कि मुझे लगता है आज राह तफन्नन कि बाबा जी अगर मर भी रहे होंगे तो पहाड़ी पर ज़रूर चढ़ेंगे। उनका जो ज़िंदगी का आखिरी काम होगा वो पहाड़ी पर चढ़ना होगा। तो बुजुर्ग कह रहे हैं कि मैं पहाड़ी पर चढ़ नहीं सकता था, मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला लंबा रास्ता बनाया। फिर जब जिस्म में कुछ थोड़ी सी जान आ गई, फिर उससे छोटा और मुश्किल रास्ता बनाया। फिर जब और जान आ गई, फिर और छोटे रास्ता बना लिए। इस तरह छोटे छोटे रास्ते काफ़ी सारे बनते चले गए। इससे ये भी पता चलता था कि मैं कितना सेहतमंद हो रहा हूँ, मेरी सेहत बेहतर हो रही है। और वहाँ खड़े खड़े जैस को भी अपना बचपन याद आता है कि जब ये भी अपने वालिद साहब के साथ इधर ज़मीन पे आया करता था, तो इसके अब्बा जी ने एक हल बना के दिया था, छोटा खिलौना हल। वो एक हल की क्यारी में गुम हो गया था, तो ये बड़ा रोया था। तो उसके वालिद ने उसको एक और हल भी बना दिया था जिसको इतना पसंद नहीं आया था। इस तरह की बहुत सारी यादें आ रही हैं। अब वहाँ खड़े खड़े ऊपर चारों तरफ ये नज़र घुमा के देखता है, उसको यकीन नहीं आता कि ये सारी ज़मीनें मेरे वालिद साहब और वालदा ने इकट्ठे मिलके हमवार की, साफ़ की, काबिल काश्त बनाया। अब तो माशाल्लाह उन पर इतने बड़े बड़े दरख्त हैं, कुछ 60 फुट से ऊंचे भी हैं, जिनको चीर कर लकड़ी बनाई जा सकती है। और वो बड़े कामयाब रहा है बाबा जी इसके वालिद साहब। तो वो कहता है कि ये नेचुरल ज़मीन है, इसमें सूरज ज़मीन तक चमकता है। ये टुकड़ा हमारी जवानी में बच गया था। अब इसके जो फल और सब्ज़ियां हैं, फल तो नहीं है, सब्ज़ियां हैं, ये ज़रा पक लेने दो, फिर इनका जायका चखना। मैं भी इसीलिए आया था कि यहाँ ये ताज़ा फसल काश्त करूँ। तो दरअसल बच्चों, कहानी जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, लेसन यही है कि मरते दम तक भी ये लोग मेहनत के आदी होते हैं, तो मेहनत किए बगैर इनका गुजारा ही नहीं होता। तो वो अब फिर नीचे को चलने लग जाते हैं। अब अब्बा जी ने, वो बता रहा है, जैसे कि रास्ता और लिया नीचे लाने के लिए। आते दफ़ा तो वो शायद वालिद पे ये साबित करना चाहता था, सारी बेटे पे ये साबित करना चाहता था कि अभी 70 साल के बावजूद मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ कि चल ना सकूँ, अभी भी मैं पहाड़ी पे चढ़ लेता हूँ। तब नीचे गए हैं, तब की बार जो रास्ता लिया है वो कितना था, 3 times द लेंथ ऑफ द पाथ वी हैड क्लाइम्ड। अब उस रास्ते से 3 गुना ये ज़्यादा था जो हम चढ़ के आए थे। तो बच्चों, आपने ये कहानी सुन ली, बाकी तफसील हम पढ़ेंगे। इत्तेफाक ये है कि बुक 1 के शुरू के जो 3 चैप्टर हैं वो थोड़े से लैंग्वेज के लिहाज से ये थोड़े से मुश्किल हैं। आगे बहुत आसान शॉर्ट स्टोरी शुरू हो जाती हैं। और ये कहानी ख़ासकर जो ज़मींदारी से मुतल्लिका है, देहाती लोग तो बहुत एंजॉय करेंगे, साथ साथ चलना पड़ेगा, लेकिन शहरियों के लिए शायद इतनी दिलचस्पी ना हो। ताहम आप साथ साथ रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे तो समझ आती जाएगी। आप वही तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे कि अगर हो सके तो लकीरों पे नंबर लगा लें, ताकि जब मैं कोई हवाला दूं तो आसानी रहे समझने में। तो हम थोड़ी देर में ये कहानी पढ़ते हैं। समझ तो आपको आ गई होगी, थोड़ा सा आधा 1 पेज पढ़ लेते हैं ताकि
आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसका उसलूब क्या है, और कुछ आप पढ़ के भी तो जाए ना थोड़ा बहुत। तो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों। लेसन नंबर 2, स्टोरी नंबर 2, क्लियरिंग इन द स्काई। दिस इज द वे जस, सेड माई फादर, पॉइंटिंग विद हिज केन अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस। जस, ये है रास्ता, मेरे वालिद साहब ने कहा, पॉइंटिंग विद हिज केन, बैद की बनी हुई छड़ी से इशारा करते हुए, अक्रॉस पार, आर पार, द डीप वैली, वैली वादी, बिलो अस हमारे नीचे। तो जहाँ ये खड़े हैं कहीं मिड में पहाड़ी में, जहाँ वालिद साहब का घर है, तो उससे नीचे की तरफ इशारा करते हुए कहने लगे, अपनी छड़ी से इशारा करते हुए कि जैस, ये है रास्ता। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स। मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो तुमने कई साल से नहीं देखी होगी। तो अब ये आगे से कहता है, जैस बेटा, isn't it too hot for you to do much walking? I wiped the streams of sweat from my face to keep them from stinging my eyes. फिक्रे के स्ट्रक्चर पे गौर करें बच्चों। ये टू और टू होता क्या है, आपने पढ़ रखा है मैट्रिक में। ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। ये स्ट्रक्चर इस सेंटेंस में यूज़ हुआ है। क्वेश्चन करता है जैस अपने वालिद से, Isn't it too hot for you to do much walking? अब्बा जी, इतनी गर्मी नहीं है कि आपको ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। और इसके साथ ही I wiped the streams of sweat, स्वेट पसीना, शायद स्वेटर इसी से निकला है। स्ट्रीम धारियाँ, वाइप साफ की। I wiped the streams of sweat from my face, मैंने अपने चेहरे से पसीने की धारियाँ पूंछी। टू कीप देम, उन्हें रोकने के लिए। फ्रॉम स्टिंगिंग माई आइज, स्टिंग डंग मारना, स्टिंग स्टंग स्टंग, चुभन पैदा करना, ताकि वो मेरी आंखों में चुभन पैदा ना करें। पसीना आपको पता होता है ना कि नमकीन होता है, तो अल्लाह ताला ने हमारे आई ब्रोज, आई लैशेज, आई लिड्स रखे हैं कि आंखों में ना पड़ सकें। तो कहता मैंने पसीना पूछा ताकि वो मेरी आंखों में जाके पेन ना पैदा करे, चुभन ना पैदा करे। अब जैसा अपने तासुरात बता रहा है, कहता आई डिडंट वांट टू गो विद हिम, मैं अब्बा जी के साथ जाना नहीं चाहता था। वजह, आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग अ हाफ माइल, क्योंकि अभी अभी मैंने आधा मील पैदल चलना बंद किया था। अप हिल, और वो आधा मील भी प्लेन एरिया नहीं था, अप हिल, पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ के आया था। फ्रॉम माई होम टू हिज, अपने घर से उसके घर तक। तो मैं अभी अभी अपने घर से उसके घर तक पहाड़ी की चढ़ाई चढ़कर आधा मील चलकर आया था, इसलिए मैं उसके साथ जाना नहीं चाहता था। आई हैड कैरिड अ बास्केट ऑफ डिशेस टू मॉम, और ख़ाली भी नहीं आया था, थोड़ा सा वज़न भी उठा के लाया था। तो मैं अम्मा के लिए बर्तनों की एक टोकरी, प्लेटों की एक टोकरी भी उठा के लाया था। देयर वर 2 स्लिप्स इन द रोड एंड आई कुडंट ड्राइव माई कार, मैं कार पे भी आ जाता लेकिन एक मसला था। देयर वर 2 स्लिप्स इन द रोड, सड़क में 2 फिसलने वाली जगह आती थी। स्लिप्स, चढ़ाई है ना, हम तो मैदानी इलाकों में तो पानी में से भी गाड़ी चला लेंगे, लेकिन वहाँ स्लिपरी हो जाता है, ज़रा बारिश हो या किसी भी और तरह से फिसलने वाली जगह। तो ये कार चला के कहता है मैं नहीं आ सकता था, चूँकि 2 फिसलने थी रास्ते में। एंड आई न्यू हाउ हॉट इट वॉज, और मुझे ये भी पता था कि बहुत गर्मी है। ये वजह बता रहा है कि मैं क्यों नहीं साथ आना चाह रहा था। इट वॉज 97 इन द शेड, साए में भी दर्जा हरारत 97 डिग्रीज फ़ारेनहाइट था। ज़ाहिर है ये सेंटीग्रेड नहीं है, वरना तो कब कब एवेपोरेट हो चुका होता। आई न्यू दैट फ्राम जनवरी अंटिल अप्रैल माई फादर हैड गॉन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स। अब इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि अब्बा जी शदीद बीमार हैं। 4 महीनों में, जनवरी से लेकर अप्रैल तक, मेरे अब्बा जी 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा चुके थे। वन ऑफ द डॉक्टर्स हैड टोल्ड हिम नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक। ब्लॉक का लफ्ज़ पिछले चैप्टर में भी आया था, जैसे एक्स ब्लॉक, वाई ब्लॉक, एक गली से दूसरी गली में जाना। तो एक डॉक्टर ने तो यहाँ तक भी कहा था कि नॉट टू वॉक द लेंथ, लेंथ लंबाई, फासला, मुसाफत, डिस्टेंस, कि वो एक शहर के एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक की लंबाई का भी सफ़र ना करे।
ही टोल्ड माई फादर टू गेट अ टैक्सी टू टेक हिम होम। उसने मेरे वालिद साहब को कहा था कि एक टैक्सी लेके घर जाना, पैदल ना जाना, तुम्हारी तबीयत ख़राब है। बट माई फादर हैड वॉक्ड होम 5 miles अक्रॉस द माउंटेन। लेकिन बुज़ुर्ग का अज़्म देखें कि वो 5 मील पहाड़ियाँ अबूर करते हुए पैदल चल कर आए थे। 5 मील, मैदानी इलाके का सफ़र नहीं बच्चों, पहाड़ी इलाकों का सफ़र है। और वो 5 मील पैदल चल कर आए। एंड टोल्ड मॉम व्हाट द डॉक्टर्स हैड सेड, और आकर अम्मा को भी बताया कि डॉक्टरों ने क्या कहा था। और साथ ही देखें अगले क्या क्या कमेंट आ रहे हैं। जैसे बता रहा है कि 40 years ago अ डॉक्टर हैड टोल्ड हिम द सेम थिंग। 40 साल कबल भी एक डॉक्टर ने अब्बा जी से यही बात की थी। एंड ही हैड लिव्ड टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 children। लेकिन अब्बा जी जिंदा भी रहे, टू रेज, उन्होंने पाला पोसा, अ फैमिली ऑफ 5 children, 5 बच्चों के ख़ानदान की परवरिश और नशो नमा की। ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क इन दोज ईयर्स एज एनी मैन। तो इन 40 सालों में मरीज़ की तरह नहीं ज़िंदगी गुजारी, उसने उतनी ही मेहनत की जितनी कोई आम तंदुरुस्त शख्स कर सकता है। तो इस ससना में उसने उतनी ही मेहनत की जितनी कि कोई भी कर सकता है। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ। अब जब चलते जा रहे हैं बाप और बेटा, तो प्रोटेस्ट, तो एहतजाज करना, कंप्लेन करना। तो कहता है कि मैं अब्बा जी के सामने अब एहतजाज नहीं कर सकता था। क्यों? कि ही हैड मेड अप हिज माइंड। यहाँ से वालिद साहब के कैरेक्टर की क्वालिटीज़ का पता चलता है कि ही हैड मेड अप हिज माइंड। मेक अप वन्स माइंड का माना डिसाइड कर लेना। उन्होंने अपना जहन बना लिया था। व्हेन ही मेड अप हिज माइंड टू डू अ थिंग, जब बाबा जी कुछ भी काम करने का इरादा कर लेते थे, ही वुड डू इट, तो करके रहते थे। इफ़ ही हैड टू क्रॉल, इफ़ यहाँ इवन इफ के मानो है, खा उन्हें क्रॉलिंग ना करना पड़े, क्रॉल क्रीपिंग, रेंगना। तो अब्बा जी जब किसी काम के करने का इरादा कर लेते थे तो बस करके रहते थे, खा इसके लिए उन्हें रेंगना क्यों ना पड़े। ही डिडेंट केयर, फिर वो ज़रा परवाह नहीं करते थे। इफ़ इट वॉज 97 इन द शेड, आया के दर्जा हरारत साए में भी 97 दर्जे है, यानी इंतहाई गर्मी हो, और बिलो और 16 बिलो ज़ीरो, या सिफर से भी 16 दर्जे नीचे हो, मतलब क्या हुआ, या इंतहाई सर्दी हो। तो अब्बा जी जब कोई फैसला कर लेते थे तो वो काम करके रहते थे, खा उन्हें रेंगना पड़े। फिर वो ज़रा परवाह नहीं करते थे कि इंतहाई गर्मी है या इंतहाई सर्दी है। आई वाइप्ड मोर स्वेट, मैंने और पसीना पूछा, फ्राम माई फेस, अपने चेहरे से, एज आई फॉलोड हिम, जब मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था, डाउन द लिटिल पाथ, उस छोटे से रास्ते पर नीचे की जानिब, बिटवीन द पास्चर एंड द मैडो। पास्चर चरागाह, और मैडो पढ़ना है, मीडो नहीं पढ़ना। ये भी चरागाह ही है, सब्जादार कह लें, दोनों घास है, एक में ज़रा बड़ी घास है, एक में छोटी घास। तो चरागाह और सब्जादार के बीच में बनी हुई जो पगडंडी थी, छोटा सा जो रास्ता था, उस पर जब मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था तो मुझे पसीना आए जा रहा था, तो मैंने और पसीना पूछा। बाकी बच्चों कल पढ़ेंगे, अब बोरी ना होना शुरू हो जाना, लेक्चर लंबा हो रहा है। आज कोई टेस्ट नहीं होगा, इंशाल्लाह कल पढ़ के फिर उसमें से टेस्ट में दूंगा। गुड लक और खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।